हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार कौशिक अपने यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस क्लासेस पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर लिया है, अब है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है, इधर विटामिन के नाम दिए हैं, इधर विटामिन के नाम दिए हैं, इधर उससे होने वाले रोग। तो चलिए देखते हैं। विटामिन बी7 से क्या होता है, बालों का झड़ना होता है। विटामिन बी12 इससे प्राणसी असक्तर होता है। विटामिन ई से बाष्पन रोग या प्रजनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के से रक्त थक्के जमाने में सहायक होता है। तो इसका होगा ऑप्शन होगा ए सही हो जाएगा, 3142। 3142। देखते हैं विटामिन बी7 को किस नाम से जानते हैं। विटामिन बी7 को बायोटीन, किस नाम से, बायोटीन नाम से जानते हैं। और विटामिन बी12 को क्या, किस नाम से, साइनोकोबालामीन, इस नाम से जानते हैं। और विटामिन बी12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल को नाम से जानते हैं। और विटामिन के को किस नाम से जानते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन है स्टील मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई के द्वारा ही तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। और प्रकाश वर्ष यह भी एक दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सही जवाब बताने चले गए हम लोग। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है वर्धानता, तीसरा है ब्रेन ट्यूमर, चौथा है घेंगा रोग। तो इसका सही जवाब होगा वर्धानता। क्या होता है, वर्धानता, जो कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। और तो देखते हैं निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल, किस लेंस का, अवतल का। घेंगा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और ब्रेन ट्यूमर जो होता है यह मस्तिष्क में कोशिकाओं का असमान रूप से वृद्धि, इससे होता है ब्रेन ट्यूमर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का वहन करती है या परिवहन करती है। तो देखते हैं इसी क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या होती है, यह जो होती है ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मात्रा में योगदान प्रदान करती है। हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहते हैं, फ्यूचर एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और नाइट्रोजन जहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है वहाँ पर फसलों की उर्वरता में अधिक वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा,
किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। क्या है? ऑप्शन है संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुप्त ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे केंद्रिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में या जीव द्रव्य में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में कोशिका अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते हैं। तो वहीं हरित लवक के बारे में बात करते हैं। हरित लवक, इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। यह पौधों में पाया जाता है जिसके कारण पौधों का रंग हरा रंग होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन है मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। ऑप्शन डी है आम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। इसी क्रम में देखते हैं विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है। सर्वाधिक अच्छा स्रोत गाजर होता है। क्या होता है? गाजर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 दिया हुआ है और उधर सूची 2 दिया हुआ है। तो देखते हैं प्रतिरोध किसका मात्रक होता है? ओम का होता है। विद्युत प्रवाह एम्पियर, और बल न्यूटन, और पावर वाट से होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1-4। इसका सही जवाब होगा ए का 4 में, बी का 1 में। नहीं, इसका ए जवाब नहीं होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 4-1-3-2, 4-1-2-3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धातुओं में सबसे कम घनत्व तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, लिथियम। और सोडियम जो होता है इसे चाकू या ब्लेड के माध्यम से काटा जा सकता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर, किसके तापमान पर? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? सबसे कठोर धातु होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या सभी। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं वो तत्वों का रासायनिक गुण तय करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा अलकनंदा मंदाकिनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। क्या है? देवप्रयाग स्थित है। और यहीं देखते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी के मध्य कौन सा स्थित है? इसके मध्य है रुद्रप्रयाग।
प्रयाग होते हैं, रुद्रप्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन। तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यहीं देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इस तरफ दिए हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान के नाम और इस तरफ दिए हुए राज्य के नाम। तो हमें इसमें से खोजना है कि कौन सा मिलान गलत है। देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। तो इसका सही जवाब होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कहाँ पे? नैनीताल में। नैनीताल में है। और गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्न में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ऑप्शन है बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर या अग्लुहास। तो इसका सही जवाब होगा अग्लुहास। अग्लुहास एक शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, बल्कि यह एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। यहीं देखते हैं आगे प्रश्न अपना। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी या कृष्णा नदी। तो इसका सही जवाब होगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और कावेरी नदी पर ही मेट्टूर बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? मेट्टूर बांध स्थित है। यहीं देखते हैं गोदावरी नदी, इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की गंगा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कहा गया है गोदावरी को दक्षिण की गंगा और इससे कहा गया है दक्षिण भारत की गंगा। तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा। और यहीं पे देखिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। और वहीं बात करें तो वैगई नदी, ये जो वैगई नदी है यह इसी किनारे मदुरई शहर बसा हुआ है। मदुरई शहर वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। इसमें दिया हुआ है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, जंगल की आग। और कोट में मिलाना है 1 और 4 सही हैं कि 1 और 2, कि 1, 2 और 4, या इनमें से केवल 1 सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर को जाना जाता है। और कहाँ स्थित होता है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसलिए जापान में सर्वाधिक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है हमारे चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 1991। और देखते हैं इसी क्रम में 1987 में क्या हुआ था, देखते बता रहे हैं आपको। 1987 में 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी हुई थी? 5 अरब हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1992 में क्या हुआ था? 1992 में जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा जाता है। नगर पालिका को जोड़ा जाता है, जिससे अनुसूची नंबर 11 संबंधित होती है। 11 नंबर अनुसूची संबंधित होती है नगर पालिका से। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहा है निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से। ऑप्शन है भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति या गोल्डन क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा भूरी क्रांति का संबंध होता है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से। वहीं काली क्रांति क्या होती है? पेट्रोलियम उत्पादन। गोल्डन क्रांति बागवानी प्लस शहद उत्पादन से गोल्डन क्रांति होती है। वहीं धूसर क्रांति किससे संबंधित होती है? उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति का संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, उसे कौन सी मनी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारी हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या हॉट मनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी को कहा जाता है, जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। ऑप्शन है हमारे आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका सही जवाब होगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ऑप्शन है सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसका सही जवाब होगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यही शामिल नहीं था। और ऑप्शन A, B, C ये सभी शामिल थे असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? यह स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, लेकिन 5 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है गोरखपुर में। इसी की वजह से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसे वापस ले लिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति ऑप्शन है 30 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या 5 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति होती है। और स्टार्ट कब होता है? 12 मार्च 1930 को यह स्टार्ट होता है। और 5 अप्रैल 1930 को क्या होता है? गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, गुजरात के दांडी में गांधी जी पहुंचते हैं। तो देखिए क्रम देख लीजिए, 12 मार्च 1930 को
दांडी मार्च स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च को समाप्त करते हैं। नमक को बनाकर या नमक को कानून को तोड़कर दांडी मार्च को समाप्त कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, इसे गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें से जो सही नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है, उसे छांटकर हमें निकालना है। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को अभी आपको बताया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं होता है, बल्कि 1942 में 8 अगस्त को होता है। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। गठन कब किया? ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन नंबर बी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। यहीं देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और 1939 में इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ऑप्शन है 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा और 1829 के नियम 12 के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1829 के नियम 17 के द्वारा, जिसे नियम मतलब एक्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। और सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त करवाया गया था? भूमिका किसकी थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर सेकंड द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर सेकंड द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे और ये बताइए आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में मिलते हैं। तो थैंक यू आप सभी को।